हुकूमत ने सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। बिजली के नरखों के पैक आवर्स वाले रेट खत्म करके सारे ऑफ पीक आवर्स रेट कर दिए हैं। नवंबर के मुकाबले इजाफी बिजली 50% रियायत पर मिलेगी। सनतकारों को बिजली 25% सस्ती मिलेगी। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, ऐलान कर दिया है। बिजली के नरखों के पीक आवर्स वाले रेट खत्म करके सारे ऑफ पीक आवर्स रेट कर दिए हैं और नवंबर के मुकाबले इजाफी बिजली 50% रियायत पर मिलेगी। अच्छी खबर है, सनतकारों के लिए अहम खबर है, फैसलाबादियों के लिए। इस पर बात करने के लिए शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा फैसलाबाद के सनतकार किस तरह देखते हैं इस बड़े पैकेज के ऐलान पर? पहले इस ऐलान को समझने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से जो ये ऐलान, जो रिलीफ पैकेज कहा गया है, ये बेसिकली एक शर्तिया रिलीफ पैकेज है कि इस पे कुछ कंडीशंस लागू होंगी, उस कंडीशंस को मुकम्मल किया जाएगा, उस पूरा किया जाएगा तो ही इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के। उनसे बात करते हैं कि वो इस हुकूमत के रिलीफ पैकेज को, जो कि बिजली के ऊपर गुज़िश्ता कई माह से बल्कि कई सालों से सनतकार और एक्सपोर्टर्स जो है तलब कर रहे हैं, तो आज हुकूमत ने अगर देने की ठान ली और ऐलान किया है, तो इस ऐलान को फैसले में तब्दील होते वक्त कितना वक्त लगेगा, और अगर ये फैसले में तब्दील होता है तो एक्सपोर्टर इससे किस हद तक मुस्तफीद हो सकेंगे? जी काशिफ, बताइएगा इसमें कंडीशन जो रखी गई है वो 10% की रखी गई, क्या कहेंगे सवाल? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो भी अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट ने वादा किया था कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा जो गवर्नमेंट ने लगाया है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी अगर कोई बिजली यूज़ कर रहा है, जो प्रीवियस उसके रिकॉर्ड्स हैं, अगर उसके मुताबिक अगर वो बिजली की कंजम्पशन में इजाफा करेगा, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करके, ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब इनहैंस हो सकती है जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी इकोनॉमी को फायदा होगा। और गवर्नमेंट ने जो बेसिकली ये पैकेज दिया है, एक तो इंडस्ट्रीज को ये इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली थी, उसके ऊपर उन्होंने ये इंसेंटिव अनाउंस किया है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इन्हेंस करेंगे, जिससे बिजली की यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, जिससे मुल्क की इकोनॉमी का भी फायदा होगा, और प्लस ये इंडस्ट्रीज को रिलीफ कह रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन ये बेसिकली इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर यूनिट्स आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो गवर्नमेंट आपको ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, जिससे मैं ये समझता हूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो गवर्नमेंट का नारा था, चलें ज्यादा बड़ा नहीं दिया, थोड़ा दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा नारा था वो उन्होंने इंडस्ट्रीज को दे दिया। अब नेक्स्ट कब ये ईसीसी की मीटिंग में जाता है, कब ये अप्रूव होता है, और इन रियल सेंस में ये इंप्लीमेंट कब होगा? अगर ये सारी चीजें इन ट्रू रियल सेंस इंप्लीमेंट होती हैं तो नो डाउट जो इमरान खान साहब ने जो अनाउंस किया, जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया, नो डाउट ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गुड साइन है और एक पॉजिटिव। आपको नहीं लगता कि बराह रास्त बिजली की कीमतों में कमी करके भी जो है ये इंसेंटिव दिया जा सकता था, लेकिन बजाय इसके कि बिजली की कीमतों में कमी की जाती, जो 9% आपकी फिक्स है 9 सेंट, उसके ऊपर आपकी प्रीवियस बिल्स के ऊपर देखते हुए अगले बिल्स की कंजम्पशन को ज्यादा, ये एक घुमा फिरा के इंसेंटिव देना ज्यादा जरूरी था? आपको नहीं लगता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको इंसेंटिव इस तरीके का मिल जाता? देखें, गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव अनाउंस किया है उसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन दी गई है इंडस्ट्रीज को। उसमें यह है कि इंडस्ट्री क्या परफॉर्म करती है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या आपको दे रही है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट मतलब जस्ट अनाउंस करती है किसी रिलीफ का या इंसेंटिव का जो डायरेक्ट दिया जाता है, उसने एक इनडायरेक्ट दे दिया कि जिसमें आप इंडस्ट्री वाले जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करें और उनको इन्वॉल्व रखा जाए। नो डाउट ये जो इंसेंटिव दिया गया, हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजली कंज्यूम करे, और उसमें नो डाउट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होंगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने से, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की रिडक्शन की वजह से एक जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो फायदा होगा इंडस्ट्री का भी और गवर्नमेंट का भी, और नो डाउट इससे रेवेन्यू में जो इजाफा होगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, तो ये एक गुड साइन है कि जाहिर बात है जब हमारी प्रोडक्शन इनहैंस होती हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, कस्टम DLTL के सिलसिले में जो रजाक दाऊद साहब ने जो एक अनाउंसमेंट की थी, और उससे माशाल्लाह से काफी सनतकार एक्सपोर्टर्स जो मुस्तफीद भी हो रहे हैं, इस पर मैं चाहूंगा कमेंट कर दीजिएगा कि हुकूमत का एक अच्छा कदम है। देखें, उन्होंने तो जिस तरह अनाउंस किया था कि आप वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो इंस्पेक्टर रिजीम का
का भी मियां असलम इकबाल ने अनाउंस किया था फैसलाबाद आके, तो उन्होंने भी अपना वादा वफा किया है। उन्होंने जो हमारे रिबेट की जो कस्टम रिबेट मिलती है उसको उन्होंने वन विंडो कर दी, जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म करके उसको डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिया गया। अब स्टेट बैंक जो है वो हमारी जैसी रेमिटेंस बाहर के ममालिक से आएगी, स्टेट बैंक उसको प्रोसेस करेगा। ऑलरेडी रिकॉर्ड्स उनके पास मौजूद होते हैं और वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे लेके गए हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट बैंक टू जो कंपनी अकाउंट है उसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, जिसके अंदर से उन्होंने ह्यूमन जो कॉम्प्लिकेशन थी जिसमें जाके हमारी फाइल्स जाती थी, वो रुकती थी, उसको प्रोसेस होता था, कोई ऑडिट्स होते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके इसको डायरेक्ट प्रोसेस कर दिया गया, जो कि क्वाइट स्ट्रीमलाइन किया है। और गवर्नमेंट का एक और वादा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का था वो भी उन्होंने वफा किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया गया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत का एक अच्छा कदम है, जिसको फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स की जानिब से सराहा जा रहा है। जी ठीक है शराज, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद ज़िया अलमदार हुसैन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पीक आवर रेट खत्म करने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे आप इस हुकूमती रिलीफ पर? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐसा इकदाम है और हमारी ये डिमांड भी थी कि नेशनल जो प्राइस है वो कम है, तो आप भी इसकी प्राइस को कम करें। लेकिन उन्होंने जो प्राइस कम की है वो एक कंडीशनल है। कंडीशन ये है कि फर्ज करें कि 1 नवंबर से शुरू होगा, तो इसका कंपैरिजन वो करेंगे पिछले साल से। बेसिकली ये इंसेंटिव है कि अगर कोई आदमी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाता है या बिजनेस बढ़ाता है, ज्यादा लोगों को जॉब देता है, ज्यादा मुल्क की खिदमत करता है, तो वो पिछले साल के सेम यूनिट से अगर अपना कारोबार बढ़ाएगा तो उसका 50% जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, क्योंकि खान साहब खुद स्पोर्ट्समैन है, वो ऐसी स्कीमें दे रहे हैं कि लोग फिर उसमें एफर्ट करें। तो ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है। इसके साथ साथ इसमें एक और स्कीम है, क्योंकि अभी मेरी दूसरे फोन पे शहबाज गिल साहब से बात हो रही थी, जस्ट टू रिकन्फर्म, वो ये है कि जो हमें पी कार में बहुत ज्यादा रेट लगाया जाता है और ऑफ पी कार का रेट डिफरेंट है, वो भी उन्होंने कहा है कि हम यूनिफॉर्म कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का इशू है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है कि हमारी 7% ग्रोथ है, इंडिया की 3% है, बांग्लादेश की 3.5% है। तो ये हम इंशाल्लाह इस टारगेट को अचीव भी करेंगे और मुल्क भी आगे बढ़ेगा। और खान साहब का और पीएम साहब का, गवर्नमेंट का, जो पूरी एनर्जी, हफीज शेख साहब, जितने भी लोग हैं, उमर साहब, इन सब के हम मशकूर हैं कि वो इस तरह की स्कीमें ला रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्समैनशिप भी हो और आदमी बिजनेस भी बढ़े और कारोबार में भी तरक्की हो। अच्छा और तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इससे सनतकारों को कितना फायदा होगा और महंगाई कम करने में कितनी मदद मिलेगी? सर डेफिनेटली देखें, अब हमें पता होगा कि जो हमने कारोबार ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो उसमें हमें पता होगा कि इतने यूनिट के बाद अगर मजीद काम करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट होगा, तो हम डेफिनेटली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। यही वो वीएम है कि हम जिस तरह पीएम का कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है, तो यही वो वीएम है जिसको अचीव करने के लिए वो डिफरेंट ये ऑब्स्टिकल जो है वो ला रहे हैं, डिफरेंट ऑब्स्टिकल यूज किया गया है। बहुत शुक्रिया ज़िया अलमदार हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और शराज भट्ट आप हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के तारीखी घंटाघर की घड़ियाल खराब हुई तो इंतजामिया अपने बजट के बायस खामोश रही और जिम्मेदारी निजी कंपनी पर लगा दी गई। मजीद बात करने के लिए अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 8 बाजारों में जो वक़्त देने वाला घड़ियाल है वो मरम्मत करने के बाद ठीक कर दिया गया है। ख़राब होने के बाद जो है वो घड़ियाल को उतार लिया गया था, उसके बाद उसकी मरम्मत की गई निजी कंपनी की जानिब से। उसके बाद जो है वो दोबारा उसी तरीके से जो है वो खूबसूरत तरीके से अपना वक़्त बता रहे हैं। निजी कंपनी के यहाँ पे मौजूद उनसे जानते हैं, सर घड़ियाल को ठीक कर दिया गया, मरम्मत कर दी गई, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना ज़रूरी था 8 बाजारों की खूबसूरती के लिए? इसमें ऐसे है, ये घड़ियाल तकरीबन 117 साल पुराना है और ये ख़राब हो चुका था, इसके पार्ट्स घिस चुके थे
اور اس کی وجہ سے اس کو پراپر مینٹین کرنے کے لیے سرکار نے کوئی انتظام نہیں کیا. ایز اے پرانا شہری مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارا یہ ورثہ ہے، ہمارا یہ شہر، ہمارا ملک، ہم اس کو بنانے والے سارا سلسلہ مائیگریٹ کر کے آئیں ادھر سے، تو یہ ورثہ کیوں ضائع ہو. تو میں نے سوچ کے اپنی گرہ سے اس کو سارا ٹھیک کروانے کے لیے بیڑا اٹھایا. یہ ہمارے سینئر ٹیکنیشین ہیں، ان کے ساتھ مرزا مسعود بیگ صاحب ہیں. ہمارے 9 آدمیوں کی ٹیم نے اس کو پورا جو ایک ایک پارٹ گھسا ہوا تھا وہ بنا کے لگایا. اس کی گھنٹیاں چالو نہیں تھیں، وہ ہم نے تقریباً 20 سال کے بعد چالو کی ہیں. آج سے 60 سال پہلے ہمارے بڑوں کے پاس اس کا چارج تھا، لیکن وہ سرکاری جو نظام ہے، اپروول، پیسے نہیں، یہ ہے وہ ہے، اس سلسلے میں پھر وہ ہم لوگ بھاگ گئے. اب ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ یار یہ ورثہ ضائع ہو رہا ہے، کسی بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے ملک کا یہ ورثہ سنبھالیں، بچائیں اور پبلک کے لیے ہم کام میں آئیں. ہاں جی بالکل، اپنے ورثے کا اتنا خیال رکھا گیا کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب انڈیا سے ہم یہاں پہ آئے تو اس وقت سے یہ ورثہ دیکھ رہے ہیں، تو اپنے ورثے کو قرار رکھنے کے لیے اس کے جو تمام مرمت ہے انہوں نے اپنی جیب سے کروائی ہے. اب جو ہے وہ گھنٹہ گھر کے جو 8 بازار ہیں ان میں جو ہے وہ گھنٹی کی آواز بھی پہنچتی ہے ہر گھنٹے کے بعد. جو ہے اس کے بعد جو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کی خوبصورتی مزید بہتر ہو چکی ہے، کیونکہ جو ہے گھڑیال وہ بند ہونے کے باعث وقت کا جو ہے وہ 8 بازاروں میں نہیں پتہ چلتا. اب جو کارنر پہ 8 بازارے کے دور سے بھی جو ہے وہ اب جو ہے وہ بازار کو دیکھا جاتا ہے، اور گھڑیال کا جو وقت ہے بہت آسانی سے جو دیکھا جاتا ہے. بہت شکریہ علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سونے کی قیمت میں مزید اضافہ. سونا فی تولہ 900 روپے اضافے کے بعد 1,14,100 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 771 روپے بڑھ گیا ہے اور 97,822 روپے کا ہو گیا ہے. سونے کی قیمت ہر روز اضافے پر عوام کے کیا تاثرات ہیں، بتا رہے ہیں فضیل احمد. فضیل بتائیے گا. جی بالکل، سونے کی قیمتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی سونے کی قیمت 900 روپے اضافے کے ساتھ 1,14,100 روپے پر جا پہنچی ہے اور 10 گرام سونا جو ہے 771 روپے بڑھا ہے. اور عوام کی جانب سے شدید رد عمل دیا جا رہا ہے کہ پہلے سونے کی قیمتیں کم ہو رہی تھیں اور 1,31,000 روپے سے نیچے آئی قیمتیں، جب عوام جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اب وہ سونا خرید سکیں گے. لیکن اب پھر قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے عوام پریشان ہیں. شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیا کہیں گے. جی بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا مشکلات؟ سونے کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لے ہی نہیں سکتے بھائی. ٹھیک ہو گیا، لینے آئے تھے لیکن نہیں لے سکتے، اب واپس جا رہے ہیں. تو ریٹ پہلے کم تھا پھر بڑھ گیا ہے، ان کو چاہیے یہ کم کرے. جی بالکل، سونے کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئے تھے مارکیٹ میں لیکن ریٹ اب بڑھنے کی وجہ سے وہ واپس جا رہے ہیں. حکومت کو چاہیے ریٹ کم کیے جائیں. اس کے ساتھ ہی سونے کی قیمت بڑھنے پہ جو کاروبار ہے سونے کا وہ بھی متاثر ہوتا ہے. سنار بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی آپ بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ قیمتیں بڑھنے کم ہونے سے کاروبار پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ جو ریٹ ابھی ریسنٹلی بڑھے ہیں نا، اس سے بہت فرق پڑ گیا ہماری مارکیٹ کو. کام بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا. یہ پچھلے دنوں میں کم ہوا تھا تب کوئی گاہکی نکلی تھی. اب شادی بیاہ کا سیزن ہے، لاک ڈاؤن بھی کھلا ہے، شادیوں کا کسٹمر آتا ہے، ریٹ بڑھ گیا ہے. اس کی سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی فیصلہ لیں یا پھر کم ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. مطلب لینے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، ریٹ قابو میں نہیں ہے. جی بالکل، جو سونے کے ریٹس ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں. گاہک آتا ہے مارکیٹ میں لیکن جو ریٹس ہیں وہ سننے کے بعد وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا سونا نہیں، کیونکہ جو شہری ہیں، عوام ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سونا جس حد تک مہنگا ہو چکا ہے، ان کی قوت خرید متاثر ہو چکی ہے. لہٰذا یہ کاروباری طبقے کی جانب سے بھی، عام عوام کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے اور سونے کی قیمتیں جو ہیں ان کو. بہت شکریہ فضیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. SNGPL کی جانب سے 1 مہینے کے دوران گیس چوری اور غیر قانونی استعمال میں ملوث 157 کیسز پکڑ کر ان کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے، جبکہ 2 گیس چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں. بات کریں گے عمیر عصمت سے. عمیر بتائیے گا. جی SNGPL کی جانب سے اکتوبر کے مہینے کے دوران ریجن بھر میں 250 کاروائیاں کی گئی ہیں
जिन में जो सुई गैस चोरी करने वाले और सुई गैस गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें 157 जो सारिफीन हैं वहाँ पे या तो सुई गैस चोरी की जा रही थी या फिर गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। इन तमाम 157 सारिफीन के कनेक्शन जो है वो महकमा सुई गैस की जानिब से मुनक़ता कर दिए गए, जबकि उनके जो मीटर्स हैं वो भी तहवील में लेकर लेबॉर्ट्री बेच दिए गए। SNGPL हुकाम के मुताबिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कितनी गैस चोरी की गई है या कितनी अमाउंट की जो सुई गैस है वो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा जो सुई गैस चोरी करने वाले 2 सारिफीन थे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं, जबकि जो नुकसान का तखमीना है या रिकवरी का तखमीना है वो रिपोर्ट लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल होकर सामने आने के बाद ही लगाया बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैस के मसाइल की ही बात करेंगे। चिन्योट में शाम ढलते ही शहरियों की गैस प्रेशर कम होने की शिकायत सामने आने लगी हैं। घरेलू सार्फिन गैस प्रेशर कम होने से शदीद परेशान हैं। मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ हुकूमत पंजाब की जानिब से LPG गैस की कीमतें जो हैं वो आए रोज़ जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कीमतें जो है वो 100 रुपये से 130 रुपये तक जो है वो जा पहुंची है। तीसरी दफ़ा ये इजाफा किया गया है एक महीने के अंदर ही, जिसकी वजह से दूसरी तरफ सुबह नाश्ते के वक्त और शाम होते ही शहरियों की शिकायत जो है वो सामने आ रही है, जिसमें शहरियों का कहना है कि गैस प्रेशर बहुत जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से जो खवातीन हैं उन्हें खानादारी के अमूर जो है वो सर अंजाम देने में बुरी तरह जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे गैस प्रेशर की जो शिकायत सामने आ रही है कि गैस प्रेशर जब शाम के वक्त कम होता है, क्या मुतालबा करेंगे? हाँ जी, गैस का प्रेशर शाम के वक्त नहीं, सुबह के टाइम भी इसका काफ़ी प्रेशर जो कम होता है। स्कूल का टाइम होता है, ऑफिस जाना होता है और गैस उस टाइम बिल्कुल कम होती है, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल नहीं आती। और शाम के टाइम तो अक्सर ही जैसे जैसे अब सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है, गैस का प्रेशर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। खाना पकाने में भी दुश्वारी है, वैसे भी मतलब सर्दी में ऐसे हो जाता है अक्सर। और LPG जो है वो अगर ख़रीदें तो उसकी भी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। अभी पिछले माह 2-3 दफ़ा इजाफा हो चुका है, अब 100 रुपये से 130, 135, 40 तक चली गई है। और जैसे जैसे अब मज़ीद सर्दी बढ़ेगी LPG की रेट भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे जी, 150 तक चली जाती है, 250 तक चली जाती है। तो ये बड़ा मसला बनता है ये सर्दियों में। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी, जहाँ पर उनका कहना है कि जूँ जूँ सर्दियाँ जो है वो करीब आ रही हैं तो गैस प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो गया। सुबह के वक्त भी नाश्ता बनाने में और शाम के वक्त जो खवातीन हैं उन्हें खानादारी के अमूर जो है वो सरंजाम देने में बुरी तरह परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा है। वहीं पर सार्फिन का ये भी कहना है कि आए रोज़ LPG गैस की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि LPG जो बढ़ती हुई गैस की कीमतें हैं उन्हें जो है वो कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बाबर, आपने हमें अपडेट किया। पेट्रोलिंग पुलिस की 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अहम मीटिंग तलब कर ली गई। एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल की ज़ेर सदारत मीटिंग 10 नवंबर को होगी। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे एंड पेट्रोलिंग पुलिस की 3 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग तलब कर ली गई है। ये मीटिंग एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल पंजाब की जानब से तलब की गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मीटिंग 11 नवंबर को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कम्प्लेक्स में होगी, जिसमें पंजाब भर के ज़िले पुलिस और इसी के साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस के रीजनल पुलिस सरबराहान शिरकत करेंगे। मीटिंग में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक 3 माह के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही, इस कारकर्दगी का उससे पहले के 3 माह के सारे तकाबल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि गुज़िश्ता साल के जो 3 माह हैं उनके रवां साल के 3 माह के तकरीबन जायज़ा लिया जाएगा, उनका मुकाबला किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है उस हवाले से भी एडिशनल IG को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी के साथ साथ मीटिंग में ज़ेरे तमीर पेट्रोलिंग पोस्टों और जो किराए पर मौजूद पेट्रोलिंग पोस्टों हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरह जो किराए की बिल्डिंग्स में मौजूद पेट्रोलिंग पोस्टें हैं उनको अपनी ज़ाती जगह पर किस तरह मुंतकिल किया जाएगा। एडिशनल IG की जानब से ये भी कहा गया कि हाईवेज़ पर कितने हादसात ऐसे हैं जिनको पेट्रोलिंग पुलिस ने डील किया। इसी के साथ साथ कुछ अर्सा कबल एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ट्रैफिक पुलिस के साथ, उसमें भी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाएगा और इस बात का जायज़ा भी लिया जाएगा कि किस तरह
11 ये प्रोजेक्ट जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। क्या ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ? अगर ये कामयाब करार दिया गया तो इसको मज़ीद जारी रखा जाएगा, नहीं तो इसको मुतबादल रास्ता भी अपनाया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि मोबाइल एजुकेशन जो यूनिट है उसकी पंजाब भर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा कि मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने 3 माह के दौरान कितने तालीमी इदारों पर और रोड पर मौजूद जो शहरी हैं, हाईवेज पर सफ़र करने वाले जो शहरी हैं, उनको कितनी आगाही दी। एडिशनल आईजी का कहना था कि कोई भी ऑफिसर इस मीटिंग से गैर हाजिर नहीं रहेगा। 11 बजे जो 11 नवंबर है उस 10 बजे हर ऑफिसर जो है मीटिंग में मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की हिदायत पर शेर जवान तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया है। ज़लई सेक्रेटेरिएट में ज़लई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की ज़ेर सदारत मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के अजलास हुआ है। इजलास की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के फैसले के बाद जंग में 20 शेर नौजवान प्रोग्राम के तहत तंजीम साजी का अमल शुरू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की ज़ेर क़यादत इजलास में जो है MSF के कारकुनों की जानिब से हिस्सा लिया गया और तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या कहेंगे शेर नौजवान के हवाले से प्रोजेक्ट जो मुतारिफ करवाया जा रहा है, तंजीम साजी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? शुक्रिया। सिटी 41 दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही। तो आप समझते हैं कि उसने सोशल मीडिया टीम जो है उनको इनागुरेट किया और इसी तरीके से जो हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी उन्होंने इनागुरेट किया है और उसके अंदर नई रूह फूंकी है। इसी तरीके से शेर नौजवान का जो प्रोग्राम है ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। इसमें हम नौजवान तबके को ख़ास तौर पे जो कि किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में एक रीढ़ की हैसियत रखता है उसको हम आगे लेके आना चाह रहे हैं ताकि उनको हम ये बावर करवा सकें कि आइन की बालादस्ती क्या है, जस्टिस क्या है और उसके साथ रिस्पेक्ट फॉर वोट क्या है। इसी तरीके से सुपरमेस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन चीज़ों को उनके अंदर इनकलकेट करेंगे और उनको तैयार करेंगे आने वाले वक्त के लिए, ताकि जो हमारी नेशनल कदरें हैं, जैसे डेमोक्रेटिक कदरें हैं, जैसे कि लिबर्टी है, इक्वलिटी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, ऑनेस्टी है, ट्रुथफुलनेस है, इसके लिए इनको तैयार कर सकें ताकि ये लोग आने वाले वक्त में एक अच्छे मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला कर सकें कि किन लोगों के हाथ में हमने अपने मुल्क का मुस्तकबिल देना है पॉलिटिकली। इनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो सके और यही मकसद है शेर नौजवान को क्रिएट करने का। और तख्लीक पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रावल दस्ता था, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने जो रोल प्ले किया था उसी तरीके से ये शेर नौजवान जो है ये इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेंगे और आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरसर इक़्तिदार लाने में किरदार अदा करेंगे। कहने कि नौजवानों में सियासी शऊर जो है वो फैलाने के लिए जो है शेर नौजवान जो है के तहत तंजीम साजी की जाएगी। इस हवाले से सियासी शऊर भी इन नौजवानों में दिया जाएगा ताकि वो अपने बेहतर सियासी मुस्तक़बिल। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। पीर महल PTI सिटी नायब सदर मियां मुख्तार अहमद तमीमी की जानिब से तमीमी हाउस में साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली इरफानुल हसन ज़लई, नायब सदर महर मुमताज़ सुल्ताना, तहसील रहनुमा हाजी शफकत रसूल, महर उमरुल्लाह सलीमपुरी, महर अफजल, महर रियाज के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। मजीद बात करेंगे नैयर शराजी से। नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीर महल तमीमी हाउस में जो है पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया है। इशाया में जो है पीर महल की जो PTI की क़यादत है, ज़िलई ओहदेदारान हैं, साबिक़ उम्मीदवार हैं, उन्होंने शिरकत की है। चौधरी इरफानुल हसन है, साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली है, हाजी शफकत रसूल है, उसके साथ मार रियाज सरगाना है, मार अफजल सरगाना है, मियाँ रशीद है, उनके साथ साथ जो है मार उमरुल्लाह सलीमपुरी हैं, दीगर हाजी शफकत रसूल है, दीगर अहम शख्सियत ने यहाँ पर पुरतकल्लुफ़ इशाया में शिरकत की है। और इस बताऊँ तो मेज़बान जो इस दावत के वाइस प्रेसिडेंट है सिटी के मियाँ मुख्तार तमीमी साहब, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी मियाँ साहब, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे कहने पे, मेरी एक दरख्वास्त पे, अपील पे मेरे भाई मेरे तमीमी हाउस पे तशरीफ़ लाए और मेरे साथ इलाका के मामलात, तहसील पीर महल के, सिटी पीर महल के मामलात पर इन्होंने डिस्कस की और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहर को क्लीन बनाएंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। जी बिल्कुल, बेहतर बनाएंगे शहर को। बेहतरी की बातें हुई हैं पार्टी क़यादत के साथ, कैसे चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नैयर, आपने हमें अपडेट किया।
पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स के ज़िलाई अहदेदारान का इजलास एजुकेटर्स की मुस्तकिली की समरी मुस्तरद होने की मजम्मत की है। मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से बार बार यकीन दहानियों के बावजूद असातिज़ा के मुतालबात तस्लीम ना होने पर पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन ने कल एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से आज फैसलाबाद में कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसको चेयर किया मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी काशिफ भट्ट ने। इस मौका पर उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद बार यकीन दहानियाँ करवाई गई कि असातिज़ा के मसाइल हल होंगे, एसएससी असातिज़ा को एयूज़ को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसकी समरी जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर जो अलाउंसेस के हवाले से, पे सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से और दीगर जो मुतालबात है उनको तस्लीम नहीं किया गया, जिस पर एक बार फिर पंजाब हुकूमत के खिलाफ असातिज़ा ने सड़कों पर आने का फैसला किया है। और इस हवाले से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो कल लाहौर में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसमें फैसलाबाद से भी बड़ी तादाद में कंप्यूटर टीचर्स ने जाने का अज़म ज़ाहिर किया है। और इस हवाले से आज फैसलाबाद में होने वाली मीटिंग में तमाम स्कूल के IT टीचर्स ने शिरकत की और इस बात का अज़म किया कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से कल पंजाब भर के असातिज़ा जो हैं बिलखसूस कंप्यूटर टीचर्स वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे पंजाब हुकूमत के खिलाफ और असातिज़ा की रेगुलराइजेशन समेत, सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर जितने मुतालबात हैं उनको पेश करेंगे। और असातिज़ा की तरफ से यही अज़म ज़ाहिर किया गया है कि हुकूमत उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम करे, अदरवाइज एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में खत्ताती काउंसिल की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने नुमाइश का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। हन्नान, नुमाइश का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद में, जहाँ पे नक्शे आर्टिस्ट के नाम से जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आज ख़ास तौर पे फ़नपारों की नुमाइश का इनकाद किया गया है। फ़नपारों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और इसके साथ साथ कुरानी आयात के हवाले से फ़नपारे तैयार करके हाथों के साथ लिख के जो है वो यहाँ पे उनकी पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। तो हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, क्योंकि शहरियों की कसीर तादाद है जो कि यहाँ पे आ रही है और नुमाइश से इस्तिफादा हासिल कर रही है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, आज की नुमाइश जो लगाएगी क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो जी, बेसिकली मैं पेंटर हूँ, तो ये खत्ताती मैं नहीं करता, मैं वैसे आइडियल पेंटिंग बनाता हूँ। मैं उस्ताद अला बख्श का शागिर्द हूँ। तो भट्ट साहब ने मुझे ख़ास बुलाया कि जी आप हमारी नुमाइश देखिए। बहरहाल मैंने काम देखा तो इतना खूबसूरत फैसलाबाद में ये काम हो रहा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत ये काम करते हैं यहाँ फैसलाबाद वाले। वो कहता जी फैसलाबाद ही नहीं, मैंने तो काफ़ी डेरा गाजी खां से अहमद सारे बहुत सारे पाकिस्तान पंजाब के आर्टिस्टों को बुलाया। बहरहाल मैंने देखा है कि काम वाकई बहुत कमाल है। तो ये खताती जो करते हैं इनमें तो ये उस्ताद लोग हैं, बहुत आला किस्म की खताती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि फैसलाबाद के आर्टिस्टों की जानिब से बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। यहाँ पे लगाए गए फनपारे जो हैं वो किसी एक आर्टिस्ट के नहीं बल्कि मुनफरिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन के साथ काम किया है और कोलैबोरेशन के साथ काम करने के बाद यहाँ पे फनपारे लगाए। फनपारे का लगाने का मकसद उनका कहना है कि दुनिया को ये बताना है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो इन फनपारों के ज़रिए किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है।